दोस्तों, अगर आपने स्टॉक मार्केट इंजीनियर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लें और एक बार बेल आइकन को भी दबा लें। दोस्तों, इस वीडियो में मैं हैप्पीएस्ट माइंड को कवर करूंगा, जो कि मेरा एक फेवरेट स्टॉक है। मैंने पहले भी कवर किया है बट इंडिविजुअली इसको कवर नहीं किया कभी, और लोगों के कुछ कमेंट्स भी आ रहे थे कि इसको एज ए इंडिविजुअली प्लीज कवर करिए। तो मैं इसके आज डेली, वीकली और मंथली चार्ट पे एनालाइज करके बताऊंगा कि मैं इसमें क्यों इन्वेस्टेड हूँ और आपको इन्वेस्टेड रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, और अभी हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों, मैंने डेली चार्ट खोला हुआ है। डेली चार्ट पे आप देख सकते हैं इसने कंटिन्यूस अप ट्रेंड में चल रहा है। तो मैं आपको बताऊंगा कि मेरे इस इन्वेस्टमेंट के पीछे क्या लॉजिक रहा है, मैंने अभी तक इसको क्यों नहीं निकाला है। इसके जो पीछे दोस्तों जो काम करता है वो सारी साइकोलॉजी काम करती है। जो मार्केट में पैसा कमाना ऐसा लगता है कि बहुत ईजी भी है और कभी कभी लगता है कि बहुत टफ है। तो जो हमारा जो माइंड है दोस्तों, सारा गेम प्ले करता है कि हमें जब मार्केट गिरता है तो बहुत डर लगता है, जो कि वो उस टाइम पे होना चाहिए कि हमें डर नहीं लगना चाहिए। हमें उस टाइम पे मतलब ऐसे कॉन्फिडेंस से पैसा डालना चाहिए। और जब मार्केट जब ऑल टाइम पे हाई जा रहा होता है तो हमें लगता है कि मार्केट बढ़ जाएगा, तो हम उस टाइम पे पैसा डालते हैं, जबकि वो टाइम होता है कि अब थोड़ा सा मार्केट ठहरना चाहिए और वहाँ पे हम थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। तो हमारा जो माइंड है ना दोस्तों, ये हमारा पूरा जो ट्रेडिंग को या बोल सकते हैं इन्वेस्टमेंट को इम्पैक्ट करता है। तो इसकी जो साइकोलॉजी बहुत डिफरेंस है, बहुत सारी बुक्स भी लिखी गई हैं इस साइकोलॉजी पे। बट हाँ, हमें इस साइकोलॉजी को ही समझना है और इस साइकोलॉजी को ही अपने राइट वे में लेके जाना है कि जब मार्केट बहुत ज़्यादा गिर जाए तो हमें लगना चाहिए कि अब हाँ, अब सही टाइम आ गया है मार्केट में पैसे लगाने का। और मार्केट अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो वो टाइम सही नहीं है इन्वेस्ट करने का। वो टाइम होना चाहिए कि नहीं यार, अब थोड़ा वेट करना चाहिए, अभी मार्केट गिर सकता है, इंस्टेड ऑफ कि अभी तो यार हमसे छूट जाएगा, ये पता नहीं मार्केट कहाँ निकल जाएगा, हम इसमें पीछे रह जाएंगे। तो वो हमारी अपनी साइकोलॉजी को ठीक करना पड़ेगा। अभी देखो दोस्तों, अगर मैं जहाँ पे चार्ट खोलता हूँ तो मुझे कहीं पे भी ऐसा नहीं लग रहा है कि हैप्पीएस्ट माइंड में थोड़ी सी कि ये चार्ट वीक हो रहा है, कि चार्ट में अब निकल जाना चाहिए। मुझे चार्ट देख के लगा ही नहीं कि मैं इसमें निकल जाऊँ। मैंने 325 के लेवल पे ले रखे थे, तो मुझे एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि मुझे इस स्टॉक से निकलना चाहिए। मुझे आज तक इसने, जब से मैंने लिए हैं, इसने मुझे 20 डे का भी सपोर्ट नहीं तोड़ा है। 20 डे का जो मूविंग एवरेज है, मैं उसको बोलूँ 20 डे डैमा बोल सकते हैं। जो मेरा रेड लाइन आपको दिखा रहा होगा, ये जो रेड लाइन है, ये 20 डे का मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, इसने आज तक इसको क्लोजिंग बेसिस पे नहीं तोड़ा है। तो मैं इस पे कैसे निकल जाऊं? 20 तो दूर, जब बोलते हैं कि अगर 20 तोड़ जाए तो एटलीस्ट 50 पे सपोर्ट लेता है, 50 तक तो इसने पहुंचने का चांस नहीं दिया। तो 20 पे ही इसने काफ़ी अच्छे से सपोर्ट लिया हुआ है। तो जब मैं इसका वॉल्यूम देखता था दोस्तों, तो मैं इसका आपको एग्जैक्टली मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं चार्ट कैसे देखता हूँ। मैं आपको स्टडीज़ में जाता हूँ, यहाँ पे देखो स्टडीज़ आ रहा होगा, तो इसमें आपको सर्च करना है वॉल्यूम, ठीक है। आपको बहुत सारे इंडिकेटर्स नहीं लगाने, आपको बोलते होंगे लोग बुलिंजर बैंड लगाना है या MACD लगाना है, पता नहीं क्या क्या लगाते हैं लोग, मुझे तो समझ नहीं आते इतने इंडिकेटर्स। मैंने 3-4 इंडिकेटर, एक MACD है, थोड़ा सा मैं देखता था पहले, वो भी मैंने निकाल दिया है, क्योंकि वॉल्यूम और ज़्यादा से ज़्यादा रिलेटिव स्ट्रेंथ, बस ये दोनों ही काफ़ी कुछ बता देते हैं। बाकी इसका जो प्राइस और एक्शन है और बाकी आपका जो साइकोलॉजी और मार्केट का डायरेक्शन है, वो सब कुछ आपको बता देते हैं कि क्या करना है। इतना इंडिकेटर्स में फंस जाल आई, वो इंडिकेटर्स का ना जाल में फंसने की जरूरत नहीं है। तो मुझे एक बार भी इस चार्ट पे ये नहीं लगा कि मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। जब देखो, जब स्टॉक बढ़ता था तो वॉल्यूम इसका यहाँ पे देखो, यहाँ से स्टार्ट कर देते हम लोग। जब स्टॉक ये बढ़ता था यहाँ पे, तो इतने बारी बारी कैंडल हो रहे थे दोस्तों, यहाँ पे इतने बारी बारी कैंडल हो रहे थे। और जब ये कंसोलिडेट करता था, यहाँ पे देखो जब कंसोलिडेट कर रहा है, मैं दूसरे कलर में लेके जाता हूँ इसको, आपको क्लैरिटी ज़्यादा हो जाएगी। तो जब ये कंसोलिडेट करता था तो इसमें देख रहा हूँ कि वॉल्यूम हो ही नहीं रहा है कुछ, तो इसका मतलब है कि कोई बड़ा बंदा यहाँ से निकल ही नहीं रहा। तो हमें जो मार्केट में चलना है वो बड़े बंदों के साथ चलना है। देखो, मार्केट में रिटेलर्स नहीं चलाते हैं, मार्केट चलाते हैं बिग शॉट्स। मैं आपको ऐसे सिंपल समझाता हूँ कि मार्केट एक समुंदर है, ठीक है, मार्केट एक सी है। मार्केट में बहुत सारी फिश हैं और मार्केट में कुछ वेल्स हैं, कुछ बड़े बड़े आपको बोल सकते हैं डॉल्फिन्स हैं, बेल्स हैं, और छोटे छोटे फिश भी हैं। तो हम जो रिटेलर्स हैं वो एक छोटा छोटा फिश है, ठीक है। हम अब क्या कर सकते हैं, हम वेल से तो लड़ नहीं सकते, वेल से लड़ेंगे तो हमें खा जाएगी। एक बार मुंह खोलेगी, सारे के सारे जो रिटेलर्स है उसके मुंह में चले जाएंगे, ठीक है। तो जो वेल्स का वॉल्यूम होता है, जो मैं बोलता हूँ बिग शॉट्स का वॉल्यूम होता है, वो मिलियंस में ट्रेड करते हैं। हमारा वॉल्यूम क्या है, हमने 400 शेयर ले लिया, 400 तो मैं अपनी बात कर रहा हूँ, कुछ रिटेलर्स बोले तो 100 शेयर ले लिया। तो 100 शेयर में आप क्या क्या मार्केट को घुमा लोगे?
तो मार्केट ऐसा है कि मार्केट को हमें उस बंदे के साथ ही चलना है कि जो बंदा मार्केट को घुमा रहा है, तो हमें बस उसके साथ बैठ जाना है। कोई ट्रेन है, हमें उसके उसमें बैठ जाना है। हम ऐसा कि नहीं हम ट्रेन के ऑपोजिट बोलेंगे कि हम ट्रेन चल रही है 100 की स्पीड से आ रही है और हम उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे उसको रोकने के लिए, ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक है, आप एक रिटेलर हो वो समझ जाओ। तो आपको यहाँ पे बिग शॉट्स हैं, बोल सकते हैं आप, यहाँ पे बिग बुल बैठा हुआ है, जैसे आप बोलते हैं कि राकेश झुनझुनवाला बिग बुल है वो। ठीक है, अगर राकेश झुनझुनवाला साला कोई शेयर खरीदता है तो ऐसा थोड़ी ना कि 100 शेयर लेगा टाटा मोटर के। वो शेयर खरीदा कि 10 लाख शेयर ले लिए टाटा मोटर के, उसने 1 करोड़ शेयर ले लिए, ऐसे ऐसे बात करता है वो। तो कोई एक करोड़ शेयर खरीद रहा है तो तुम वो मार्केट प्राइस पे खरीदेगा, वो थोड़ी ना लिमिट लगा के छोड़ देगा कि भैया मैं एक करोड़ शेयर लूंगा तो मैं 102.3 की लिमिट लगाता हूँ, अभी 102.32 पे चल रहा है, ऐसा नहीं होता। वो मार्केट प्राइस पे लगा के छोड़ेगा, और जब वो कोई ऑर्डर लगाएगा ना मार्केट प्राइस पे, जितने सेलर होंगे सब खा जाएगा एक बार में, 5 मिनट में सारे के सारे सेलर खा जाएगा। तो दोस्तों हमें मार्केट में बड़े लोगों के साथ चलना है, बिग फिश के साथ चलना है। मैं बोल रहा हूँ आपको वेल मछली के साथ चलना है, आपको छोटी मछली के साथ नहीं रहना है। ठीक है, तो जहां जहां पे वेल जाएगी हम उसके साथ साथ पीछे पीछे जाते जाएंगे, उसकी डायरेक्शन फॉलो करते जाएंगे। तो यही फंडा मैं मार्केट में यूज करता हूँ। मैं पहले काफी बहुत लॉस किया मैंने, लास्ट 2017-18 में मैंने बहुत लॉस किया। उसके बाद से मैं धीरे धीरे समझा हूँ मार्केट को। तो अब सिर्फ प्राइस और वॉल्यूम की गेम रह गई है मार्केट। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ है, सारे बिग फिश बैठे थे, इन्होंने इस स्टॉक को ऊपर चढ़ाया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, ये स्टॉक आराम से ठंडा बैठा है, कोई यहाँ पे कुछ नहीं हिल रहा है। वॉल्यूम देखे यहाँ पे पूरा का ये टाइम देखे, मार्च से लेके अप्रैल तक पूरा का पूरा ये कुछ वॉल्यूम नहीं हो रहा है। 1-2 बार बीच में हल्का सा कैंडल उठा है, बस उसी में रेंज देखो इसकी कितनी छोटी रेंज है। उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही ये बड़ी कैंडल्स उठी हैं, बिग फिशेज जागे हैं, तो इन्होंने फिर से मार्केट को चढ़ाया है। यहाँ पे देखे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ये देखिए यहाँ पे फिर से आराम से रेस्ट किया है इसने, और यहाँ पे वॉल्यूम चेक करें, यहाँ पे ये देखो कुछ हो रहा है। आपको कुछ समझ आ रहा है दोस्तों। और ये देखिए ये लाइन मैंने 20 डे मूविंग एवरेज पे लगा रखी है। आप भी अपने चार्ट पे 20 डे मूविंग एवरेज हमेशा लगा के रखें। आप ऐसे हवा में ट्रेडिंग ना करें, एटलीस्ट 20 डे मूविंग एवरेज और वॉल्यूम तो देख लें, इतना तो देखें एटलीस्ट ट्रेड करने के टाइम पे। तो उसके बाद जब रिजल्ट आया, रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन थी कि बहुत अच्छा आएगा, इतना अच्छा नहीं आया, क्योंकि माइंड ट्री अभी क्या है, अभी एक्सपेंडिचर फेज में है। माइंड ट्री अभी बहुत ज़्यादा स्पेंड कर रही है, नए इसको एम्प्लॉयज़ हायर कर रही है। लास्ट क्वार्टर में इसने 300 एम्प्लॉयज़ हायर करी है, तो 300 एम्प्लॉय हायर किए थे। ठीक है, तो इस क्वार्टर में भी इसने 300 एम्प्लॉय हायर करने हैं। तो अभी क्या है, नए ये अपना एसेट्स बना रही है, बिल्डिंग लगा रही है। बिल्डिंग तो अभी तो चलो ऑनलाइन चल रहा है, बट फिर भी इसको आने वाले टाइम के लिए बिल्डिंग तो लगाना पड़ेगा। ठीक है, कुछ खरीदना तो पड़ेगा, उसके लिए सेटअप करना पड़ेगा पूरा अपना, तो उसके लिए एम्प्लॉय भी चाहिए, एम्प्लॉय के लिए अर्निंग्स भी, एम्प्लॉय को सैलरी भी देना है। तो सब नया एम्प्लॉय, जब नया एम्प्लॉय आता है तो वो स्टार्टिंग से ही अर्न नहीं करने लग जाता है, वो स्टार्टिंग में उसका ट्रेनिंग होता है। तो वो ये सारा का सारा अभी क्या है, एक्सपेंडिचर फेज में चल रहा है। बट साथ के साथ ऐसा नहीं कि रिजल्ट बुरे आ रहे हैं, रिजल्ट इसके ठीक ठाक आ रहे हैं। ठीक है, तो वो जो रिजल्ट आ रहे हैं ठीक ठाक, प्लस जो स्पेंड कर रही है, तो वो एक काइंड ऑफ इसके लिए क्या है कि फ्यूचर में इसका अर्निंग बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, वो इसका एक बड़ा ट्रिगर है। तो इस चार्ट में ऐसा कुछ भी नहीं लगा एक बार भी कि ये स्टॉक अभी यहाँ से वीक हो गया। बस एक बार ये लगा है कि ये देखो कि रिजल्ट के बाद एक कैंडल बना है, यहाँ पे थोड़ा सा वॉल्यूम हुआ था यहाँ पे, बट क्या हुआ, इसने 20 डेमा को नहीं तोड़ा, इसने यहाँ पे इसको नहीं तोड़ा। अब देखें यहाँ पे, तो जब इसको मैं सबको डिलीट करता हूँ एक बार, तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मुझे लगा कि निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए। तो मैं तो कम से कम कोई अच्छा स्टॉक मुझे मिल गया तो मैं एटलीस्ट 50 डेमा पे स्पोर्ट पे तो जाऊंगा। कुछ नहीं हो रहा है इसमें, ये वॉल्यूम देखिए यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा। फिर एकदम से वॉल्यूम आया, जैसे इसने इस चीज़ का ब्रेकआउट दिया ना दोस्तों, तो ये यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, ये वाला लाइन जो घूमा है यहाँ से, एक बार ये आया वापस, तो यहाँ से तो इतना खतरनाक घूमा है ना, तो किसी को मौका ही नहीं मिला यहाँ पे। वहाँ लास्ट टाइम देखो यहाँ पे, ये चीज़ देखो यहाँ पे, आपको कुछ मतलब समझने की जरूरत है मार्केट में। ऐसा लगता नहीं कि मार्केट कितना इजी है। मेरे लिए तो यहाँ इस हैप्पीएस्ट में तो मुझे लगा कि मार्केट बहुत इजी है भाई। ये तो जैसे मैं सोच रहा हूँ एग्जैक्ट वैसे ही हो रहा है। आराम से बिग शॉट्स वेट कर रहे हैं, जब उनका थोड़ा सा मन होता है वो उठा देते हैं इसको। तो हमें क्या है, पहले से लेके बैठ जाना। हमें ऐसा नहीं वेट करना कि ब्रेकआउट होगा तो हम तब लेंगे।
ब्रेकआउट होगा तो 10% का मूव ऑलरेडी आ जाएगा, तो तब तो वैसे भी लेने में फटेगी कि यार 10% हो गया है, अब लें कि ना दे, लेंगे तो नीचे गिर जाएगा, नहीं लेंगे तो ऊपर बढ़ जाएगा। ये तो हमारे साथ होता ही है, हमें पता ही है कि जैसे मैंने शेयर लिया वो साला नीचे गिरने लग जाता है, और जैसे मैंने बेचा वो ऊपर बढ़ने लग जाता है। ये पता नहीं क्या फंडा है, ठीक है। उसके बाद ये मूव तो रिजल्ट का मूव था। रिजल्ट में तो फिर से एक्सपेक्टेशन था कि बहुत ही अच्छा आएगा, और रिजल्ट इस बार अच्छा भी आया क्योंकि इस कंपनी ने स्पेंड ज़्यादा किया था। तो क्या है, उसका जो मार्जिन इतना बड़ा नहीं आया बिकॉज ऑफ एक्सपेंडिचर। सेल तो काफ़ी अच्छा बड़ा था, बट बिकॉज ऑफ एक्सपेंडिचर इसका जो एबिटा आया, या बोल सकते हैं कि प्रॉफिट भी आया, या ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आया, वो थोड़ा सा कम आया, बट इतना कम नहीं आया कि स्टॉक को गिरा दे। और ये स्टॉक, एक बार मैंने ये भी देखा है कि आपको दोस्तों, अगर स्टॉक अपने 20 डेमा से बहुत दूर हो जाए ना, देखो इसका 20 डेमा यहाँ पे है, तो ये 20 डेमा से बहुत दूर हो गया, तो थोड़ा सा करेक्शन वहां पे बनता है। आपको मैं यहाँ पे अब क्या करूंगा, यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको। कभी कभी अगर स्टॉक बहुत ज़्यादा मूव कर जाए तो आपको क्या करना है, सीधा आपको रिलेटिव स्ट्रेंथ लगाना है। आप स्टडी में जाएंगे, इसको सबको मैं डिलीट कर देता हूँ, स्टडी में जाएंगे, यहाँ पे रिलेटिव स्ट्रेंथ, ये तो वोलेटिलिटी आ रही है यार, RSI लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ 2 बार क्या हुआ यहाँ पे, बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड हो गया था। देखो यहाँ पे देखो, जब यहाँ पे जो आया था ना, ये देखो यहाँ पे, जब यहाँ पे आया था तो ये भी ओवरसोल्ड हो चुका था। यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन आता है, स्टॉक थोड़ा सा नीचे आता है, देखो यहाँ पे फिर यहाँ पे आया था, ये थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेट किया, यहाँ पे इस लेवल पे। ये तो बहुत ऊपर हो गया था, ये देखो यहाँ पे, ये चीज़ देखो यहाँ पे, और यहाँ से फिर क्या हुआ, वापस ये नीचे आया, धीरे धीरे नीचे आ रहा है। बट क्या रहा है, इसने ये 20 डेमा पे बैठ गया आराम से। मैं देख रहा हूँ इसको, आज ऑलमोस्ट 3 हफ्ते हो गए यहाँ पे बैठे हुए, इसको हिल ही नहीं रहा, छोटी सी कैंडल बना रहा है। और इसका जो वॉल्यूम देखो दोस्तों, ये वॉल्यूम वही है जो ये है, और इसके बाद क्या हुआ आपको पता है, ये इसके बाद ये हुआ है, और इसके बाद ये हुआ है। ये वॉल्यूम वही है जो ये है, और इसके बाद क्या हुआ है, इसके बाद ये हुआ है, और उसके बाद ये हुआ। ऐसा अगर इसने यहाँ पे क्लोज दे दिया ना एक बार, ये जो 1450 के ऊपर वीकली क्लोज देना है इसको एक बार, यहाँ पे ये जा तो रहा है ऊपर, 1450-70 के भी जाता है, मैंने देखा 3-4 बार गया है, बट क्लोज नहीं हो पा रहा अच्छे से, क्योंकि वॉल्यूम नहीं आ रहा है इतना। RSI देखो अभी 60 के पास है, और मैंने देखा है कि हैप्पीएस्ट माइंड में बहुत, जब पहले 325 के अराउंड चलता था तब इसकी मैंने RSI देखी थी 50 से नीचे। उसके बाद तो मैंने कभी इसका 60 के राउंड ही देख रहा हूँ कि नीचे जा से 60 पे आता, 60 पे ही घूम जाता। यहाँ पे देखें, यहाँ पे घूमा था 60 पे, यहाँ पे घूम रहा 60 पे, यहाँ तो इसने पहुँचने नहीं दिया, ऐसे ही 70 पे घूम गया हुआ, यहाँ पे वापस 60 पे आया है। तो यहाँ पे जब ये घूमेगा तो वापस ये पहले तो 1600 पे क्लोज होगा, जब 1600 पे क्लोज होगा तो 1900 का तो मिनिमम टारगेट आएगा इसमें। वो तो मेरा पहला टारगेट है कि 1900 मैंने यहाँ पे लेना है, मैंने बेचना नहीं 1900 पे, हमने जाना है, इसको छोड़ देना भैया। जब तक ये चार्ट पे हमें अच्छे से वीक ना हो, वॉल्यूम एक्टिविटीज की ना बताए कि मैं वीक हो गया हूँ, तो हमने यहाँ से नहीं निकलना है। तो दोस्तों अभी हमें क्या करना है, अभी हमें कुछ नहीं करना है, अभी हमें जो ऑलरेडी लिया हुआ है उसको नहीं बेचना है, उसमें बने रहना है। अगर आपको कुछ लेना है तो उसमें ऐड कर सकते हो, निकालना नहीं है यहाँ पे, ठीक है, निकालना बिल्कुल नहीं है, ऐड कर सकते हो यहाँ पे। तो अब क्या है, जब तक हमें नहीं लगेगा कि यहाँ से वेल मछली निकल गई, इस समुंदर से निकल गई, किसी दूसरे समुंदर में चली गई है, तब तक हमने यहाँ से नहीं निकलना है। वो आपको कैसे पता चलेगा कि वेल मछली यहाँ से निकल गई दूसरे समुंदर में चली गई है? वो आपको तब पता चलेगा जब इस तरह की लाल कैंडल बनेगी, ठीक है। ये तो हरी कैंडल बन रही है, ठीक है। अगर नीचे में स्टॉक गिरेगा और वॉल्यूम में इस तरह की कैंडल बन गई ना दोस्तों, तो समझ लेना कि इसमें अब क्या है, बिग शॉट यहाँ से निकल रहे हैं और वेल मछली वो दूसरे समुद्र में जा रही है। तो वो टाइम होगा आपके निकलने के लिए। तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे अभी वेल का मूड है निकलने का, ठीक है। तो अभी आप इसमें बने रहें। इसको सबको मैं डिलीट करता हूँ, वापिस मैं अभी जाता हूँ इसके वीकली चार्ट पे। दोस्तों हम इसके वीकली चार्ट पे आ गए हैं। वीकली चार्ट देख लो, आपको कितना खतरनाक वीकली चार्ट है इसका, इतना स्ट्रॉन्ग वीकली चार्ट है। बहुत कम स्टॉक का ऐसा वीकली चार्ट होता है। जब ये कंसोलिडेशन फेज में आता है तो ये इसकी वीकली कैंडल देखो, बिल्कुल डोजी कैंडल बनती है। कोई डिसीजन नहीं है कि ऊपर जाना नीचे जाना है, ये सिर्फ रिटेलर्स का काम है जिनको कोई डायरेक्शन का पता नहीं है। ये सिर्फ रिटेलर्स का मूव है यहाँ पे। जब ये बड़ी बड़ी कैंडल्स बनती है उनको पता है कि उनकी डायरेक्शन क्या है, उनकी डायरेक्शन है ऊपर। तो ये देखें, ये इसकी कैंडल की बॉडी देखें और इस कैंडल की बॉडी देखें, इनकी डायरेक्शन इनको पता है। यहाँ का वॉल्यूम देखें, यहाँ का वॉल्यूम देखें,
ठीक है, अभी क्या है, अभी स्टॉक की डायरेक्शन नहीं पता चल रही है, क्योंकि अभी रिटेलर्स को पता नहीं चल रहा है कि इसमें क्या करना है। आपको रिटेलर नहीं बनना है, आपको बिग शॉर्ट के साथ जाना है। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ ये आधी कैंडल भी इसको नीचे नहीं खा रहा है। जब तक इसकी ये पूरी कैंडल नहीं खाता है, मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, जब तक ये वाली कैंडल इसकी बॉडी पूरी नहीं होती है, तब तक आपको यहाँ से नहीं निकलना है। मुझे लगता है नहीं कि शायद इस वीक तो इसने ठीक क्लोजिंग दिया है, तो शायद इस वीक अगर जो आने वाला कमिंग वीक है, मतलब कल से अगर इसने 1450 के ऊपर क्लोज कर दिया तो ये ऑल टाइम हाई वीकली क्लोज भी दे देगा, मुझे लगता है। जो इसका 1490 1495 के पास है वीकली क्लोज हाई। तो यहाँ से सिर्फ एक कैंडल आएगी इस तरह की, ये इस तरह की एक कैंडल या इस तरह की एक कैंडल भी मिल गई यहाँ पे, तो यहाँ से ऐसे उठ जाएगा और ये यहाँ से ऐसे उठ जाएगा एक बार वीकली, तो आपका काम समाप्त हो जाएगा। आप इसमें आराम से फिर से ब्लू स्काई जोन में चले जाएंगे, ऑल टाइम हाई पे निकल जाएंगे। तो मैं दोस्तों इसके आ गया हूँ मंथली चार्ट पे। मंथली इसको मैं सबको डिलीट करता हूँ। मंथली चार्ट तो मुझे मेरा फेवरेट है दोस्तों। मंथली चार्ट में आपको क्लैरिटी हो जाती है कि स्टॉक कहाँ मूव करने वाला है। मुझे एक बार भी मंथली देखो, अभी बहुत ही कम मंथ हुए, ये वाले मंथ देखो, बस ये वाले जो मंथ है बिल्कुल डिसीजन नहीं हो रहा है कि ये कहाँ जाना है, स्टॉक ऊपर जाना है नीचे जाना है। बट एक बार जब क्लैरिटी इसको मिल गई कहाँ जाना है, तो इसको हमेशा ऊपर ही जाना था। ये देखो, जब थोड़ा सा स्टॉक गिरा था, गिरा तो नहीं था बट हाँ, जब थोड़ा सा कंसोलिडेट हो रहा था 500 और 530 के बीच में, तो कैंडल देखो इसकी और यहाँ का वॉल्यूम देखो, ये वाला वॉल्यूम देखो और ये वाला वॉल्यूम देखो, ये कंसोलिडेशन का वॉल्यूम है। तो बिल्कुल समझ आता हूँ कि अब स्टॉक यहाँ से नहीं गिरने वाला है। फिर इसके बाद ये कैंडल देखो बॉडी, फिर इसकी बॉडी देखो, ये इसकी बॉडी देखो और ये वाली बॉडी देखो दोस्तों। तो इतनी अच्छी अच्छी कैंडल बन रही है मंथ में, तो मतलब ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, यहाँ पे बहुत ही ऊपर जाने वाला है। जो इस मंथ का भी हमें लग रहा है कि शायद ये गिरावट में है, बट मुझे नहीं लगता ये गिरावट है, ये अप ट्रेंड में ही है। इसने अभी तक अपने जो क्लोजिंग से ऊपर ही चल रहा है, पिछले मंथ की क्लोजिंग से ये ऊपर ही क्लोज में बैठा हुआ है। ठीक है, तो आपको यहाँ लगाना है तो यहाँ लगा के देख सकते हो, इसकी क्लोजिंग पिछले मंथ की यहाँ पे हुई है, उससे तो ऑलमोस्ट ऊपर ही बैठा हुआ है। तो इसमें एक बार भी वीकनेस नहीं आई ना। इसका वॉल्यूम देखें, मंथ का ऑलमोस्ट 22 तारीख आज, और इसका वॉल्यूम देखें, बिल्कुल वॉल्यूम है ही नहीं है। ये बिकॉज ऑफ एएसएम लिस्ट थोड़ा सा पंगा है अभी, बट 20% का सर्किट है ही है, बट अभी थोड़ा सा एएसएम लिस्ट का पंगा है, इसलिए ये आराम से बैठा हुआ है। और यहाँ पे बिग शॉट बैठा हुआ है। जैसे ही ये नया रिजल्ट आने वाला है सितंबर के बाद, देखना दोस्तों, ये स्टॉक आपको 1900 से नीचे मिल जाएगा, तो बात करना ये। तो आप बोलोगे यार हमने 1300 क्यों नहीं लिया, हमने 1400 पे क्यों नहीं लिया। ये इसका मंथली कैंडल है, एक बार भी मुझे वीकनेस नहीं दिख रही है। जब तक इसमें मुझे हाफ कैंडल इसकी ना खाए, मंथ की हाफ कैंडल ना खाए यहाँ पे क्लोजिंग बेसिस पे, तब तक इसमें वीकनेस नहीं है। और साथ में आपको वॉल्यूम भी शो करना चाहिए कि वॉल्यूम मुझे बता दे कि हाँ भैया वीकनेस हो रही है। वॉल्यूम ऐसा कुछ दिखा ही नहीं रहा, वॉल्यूम रेड भी तो होना चाहिए, ये सब ग्रीन में जा रहा है, अप ट्रेंड में जा रहा है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मैं हैप्पीएस्ट माइंड में कौन से प्राइस पे कितने शेयर होल्ड करता हूँ। ये 400 शेयर मैंने 325 के लेवल पे ले रखे हैं, जो अभी तक मेरे पास पड़े हुए हैं। 400 शेयर 325 के लेवल पे आप देख सकते हैं कि कितना प्रॉफिट वो दिखा रहा है और कितना परसेंटेज में ये दिखा रहा है। दोस्तों दूसरे अकाउंट में मेरे पास 280 शेयर हैं, ये दिखा रहा है 651। ये एक्चुअली मैंने 520 के लेवल पे लिए थे 240 शेयर। उसके बाद क्या हुआ, मैंने रिसेंटली इसमें 40 शेयर ऐड किए थे, तो इसका एवरेज थोड़ा सा बढ़ गया। ये दिखा रहा है इतना प्रॉफिट और इतना भी परसेंटेज में प्रॉफिट दिखा रहा है। दोस्तों ये मेरा तीसरा अकाउंट है, ये अपस्टॉक का अकाउंट है। इसमें देख लें आप 370 है, ये मैंने बिल्कुल रिसेंटली लिए हैं। आप देख सकते हैं 1402 का लेवल है और ये इतना मैंने अभी इसमें इन्वेस्ट किया है। ये आई थिंक ये फ्राइडे का मूव है और ये अभी तक इसमें इतना प्रॉफिट दिखा रहा है। और दोस्तों मेरे पास जो लास्ट अकाउंट है वो है HDFC का अकाउंट है, वो उसमें मेरे पास 50 शेयर हैं। ये मैंने बिल्कुल रिसेंटली लिए हैं, लास्ट वेडनेसडे को लिए थे मैंने। ये 1415 के प्राइस पे दिखा रहा है, बट मैंने ये एक्चुअली 1407 के प्राइस पे लिए थे। बट आपको पता है ये बैंकों के जो डीमैट अकाउंट है उसमें थोड़ा सा ट्रांजेक्शन चार्जेस ज़्यादा लगता है, तो इन्होंने 0.5 का चार्जेस लगाया है। एक्चुअली मेरे पास 1000 शेयर थे उसके स्पाइसजेट के, वो बेच के मैंने अब इसमें इन्वेस्ट कर लिया है। स्पाइसजेट बहुत दिन से परेशान कर रहा था, तो मैंने उसको बेच के अब इसमें इन्वेस्ट कर लिया है। ये देखें दोस्तों, मैं यहाँ पे वीडियो खत्म कर रहा हूँ, बट उससे पहले आपके लिए एक टास्क है। आप क्या करेंगे, आप अशोक सुत्ता जी के बारे में पढ़ेंगे, जो हैप्पीएस्ट माइंड के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं। जो अशोक सुत्ता जी हैं वो माइंड ट्री के भी चेयरमैन और MD रह चुके हैं। और आपने देखा होगा कि माइंड ट्री कहाँ पे पहुंचा था उसके बाद। और माइंड ट्री से पहले अशोक सुत्ता जी विप्रो के IT बिजनेस को लीड करते थे 15 साल तक। तो इन्होंने विप्रो को कहाँ से कहाँ तक पहुंचाया था, ये आप उसके बारे में जरूर पढ़ें। और इसके साथ भी आप देखें कि हैप्पीएस्ट माइंड किस किस टेक्नोलॉजी में काम करती है, जो सारी ही लेटेस्ट फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है।
हैप्पीएस्ट माइंड उसमें काम करती है। कोई शेयर ऐसे नहीं बढ़ता है, उसके पीछे कोई ना कोई फंडामेंटल रीजन है। वो फंडामेंटल रीजन पढ़ने के लिए मैं आज आप पे छोड़ रहा हूँ। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज डू लाइक एंड शेयर इफ यू लाइक माई वीडियो, एंड प्लीज ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।